हाय दोस्तों, एक्चुअली लाइट के प्रॉब्लम के कारण हम 4-5 दिनों से वीडियो नहीं बना पाए, आगे क्लास नहीं डाल पाए। लेकिन अब इसका परमानेंट सेटलमेंट कर लिए हैं जो लाइट का प्रॉब्लम था। तो अब आगे से ये दिक्कत नहीं होगा, अब कंटिन्यू वीडियो डेली अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। हम लोग परिमेय संख्या तक पढ़ लिए थे और कैसे निकाला जाता है दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या और दो संख्याओं के बीच का अपरिमेय संख्या, वहाँ तक जान लिए थे। अब हम आगे देखते हैं इसमें वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जितना भी हम लोग पढ़े हैं संख्या अभी तक, वो सारा का सारा परिमेय या अपरिमेय दो ही टाइप का होता है। तो वो सारा का सारा मिल जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जैसे √5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0, ये सभी क्या है? तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक, तो हम लोग जितना भी पढ़ते हैं सब कुछ, सम, विषम, प्रकृत, पूर्ण, ठीक है, वो सब वास्तविक संख्याएं ही हैं। उसके बाद आता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या होती है? तो जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ग किसी भी चीज़ का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव संख्या के वर्ग भी पॉजिटिव आता है, लेकिन जिस संख्या का वर्ग ही आ जाएगा नेगेटिव, तो वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे -2, अंडर रूट में -2, वर्गमूल में -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल तो हट जाएगा लेकिन -2 आ जाएगा। मतलब इसका वर्ग क्या आ जाएगा? इसका वर्ग आ जाएगा, जैसे -2 है, अंडर रूट में -2, इसका हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो रूट को हटा देगा, बचेगा क्या? सिर्फ -2। तो हम किसी भी संख्या को स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो माइनस में आ रहा है, मतलब ये कैसा है? काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। वैसे -1, -√3, ETC, अंडर रूट में -3। वैसे काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं, काल्पनिक संख्या को आई से डिनोट करते हैं। और आई का वैल्यू कितना होता है? आई का वैल्यू होता है अंडर रूट में -1। ठीक, और आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक, वैसे ही आई का पावर 0 हो जाए, अगर आई का पावर 0 हो जाए, तो किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए, आई ही क्यों, किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। चाहे 3 का पावर 0 कर दें, चाहे 1000 का पावर 0 कर दें, किसी भी संख्या का पावर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, वैसे ही आई का पावर 1 कर देंगे तो किसी भी संख्या का पावर 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक, अब आई का पावर 2 करेंगे, आई का पावर 2, तो आई का वैल्यू कितना होता है? आई का पावर हम लोग 2 कर रहे हैं, और आई का मान होता है अंडर रूट में -1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ -1। मतलब आई स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या पर किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आई होता है क्या? आई होता है अंडर रूट में -1। ठीक, आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर मतलब अंडर रूट में -1 का स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा? -1। ठीक, वैसे आई का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में -1 का पावर 3, मतलब कि अंडर रूट में -1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और एक और अंडर रूट में -1 गुना कर देते हैं। -1 का स्क्वायर कितना दे देता? -1, अंडर रूट -1 का स्क्वायर -1 दे देता, और ये -1 अंडर रूट में आता। तो आई को इसको तो आई लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू आई होता है, और -1 में गुना करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा आई। ठीक, मतलब आई क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? -आई। ठीक, वैसे आई का पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई का पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं? -1, -1 का पावर 2 करेंगे तो +1, मतलब आई का पावर 4 आ गया कितना? 1। ठीक, तो आई के पावर 4 के मल्टीपल में कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब दे दे जैसे आई का पावर 8। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर 2, 4 दूनी 8, पावर का पावर गुना हो जाता है। ठीक, तो आई का पावर 4 का वैल्यू कितना निकालें? 1, तो इसका पावर 2। अब 1 का पावर कुछ भी रख देंगे,
एक ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन पूछा I का पावर 61 का मान कितना होगा। ठीक, I का पावर 61 का मान कितना होगा। तो I का पावर 61 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I का पावर 60 प्लस I का पावर 1। ठीक, जब आधार सेम रहता तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, I का पावर 4 के पावर 15 प्लस I का पावर 1। ठीक, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, गुना होगा, गुना होगा तब तो पावर जुटेगा। ठीक, अब I का पावर 4, I का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, I का पावर 4 का वैल्यू 1 रख दिए, उसका पावर कितना है 15 गुने I का पावर 1। ठीक, इतना बराबर I 1 का पावर 15 1 गुना I का पावर 1 मतलब I। ठीक, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा I के बराबर, और I कितना होता है अंडर रूट में -1। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको गुणनखंड में तोड़ लेंगे, जो भी ऊपर में पावर दिया रहे। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। I का पावर है 347 का मान निकालें। ठीक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी आंसर आपका है। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, और हमारा सिलेबस में है भी नहीं इमेजिनरी नंबर पढ़ना। तो अगर पूछेगा तो इस यहीं तक पूछेगा, I का पावर कुछ चेंज कर देगा, इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग आते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, जिसको हम लोग मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक, जिसको मोड भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, पूर्णांकों का मान बताता बिना किसी साइन के, बिना नेगेटिव पॉजिटिव साइन के। ठीक है, जैसे किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान वह मान होता है जो साइन या प्रकृति के बजाय संख्या के मान को बताता है। ठीक, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को नहीं बताएगा, सिर्फ संख्या के वैल्यू को, उसके मान को बताएगा। इसे मॉड एक्स मतलब दोनों तरफ सीधा लाइन में, सीधे लाइन के अंदर ऐसे करके, जैसे मॉड एक्स, इसको मॉड एक्स बोलते हैं, मोड के द्वारा निरूपित करते हैं। मॉड एक्स मतलब जब संख्या को ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हटा के बताता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर कोई भी संख्या हो, मॉड एक्स के अंदर कोई भी संख्या हो, हमेशा निकलेगा क्या, पॉजिटिव संख्या हमेशा निकलेगा। इसका मान x होगा यदि x बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक, मतलब अंदर का संख्या अगर 0 या 0 से बड़ा है तो इसका जो वैल्यू अंदर का रहेगा वही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर का संख्या x जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटा नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ निकलेगा। अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो माइनस के साथ निकलेगा, तब ना माइनस के साथ निकलेगा, और ये नेगेटिव नंबर पहले से है तो माइनस माइनस करके प्लस बना देगा। ठीक, और मॉड एक्स से जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स से हमेशा धनात्मक पूर्णांक देता है, हमेशा जो बाहर क्या निकलेगा, धनात्मक पूर्णांक निकलेगा हमेशा बाहर। अब देखते हैं मॉड का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉड का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहला गुण है मॉड ए। मॉड ए को हम लोग लिख सकते हैं मॉड के अंदर माइनस है, मॉड के अंदर माइनस है, क्योंकि अंदर से हमेशा पॉजिटिव संख्या निकलता ही है, तो ये भी पॉजिटिव निकाल देगा, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक, वैसे ही मॉड ए इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक, वैसे मॉड ए बट्टा बी को, मतलब मॉड ए डिवाइड मॉड बी को लिख सकते हैं, मॉड ए डिवाइड बी को लिख सकते हैं मॉड ए डिवाइड मॉड बी। ठीक, और मॉड ए का किसी भी न्यूनतम मान क्या होगा, 0। ठीक, मॉड में कोई भी संख्या दे दे, मॉड के x-5, ठीक, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, 0। अगर पूछेगा न्यूनतम मान तब 0। क्यों, क्योंकि इससे तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, और सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या है तो 0 ही है, नेगेटिव तो अंदर से निकलेगा नहीं ना,
कहा कि अगर माइनस में भी अंदर आएगा, x का वैल्यू -2 भी रहेगा तो -2 -5 आएगा अंदर में -7, और इससे हमेशा निकलता है क्या, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक, तो अगर न्यूनतम पूछेगा किसी भी मोड के अंदर का तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, वैसा ही देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है मोड के अंदर x - 5 बराबर है 7। ठीक, मोड के अंदर x - 5 बराबर है 7, तो पूछा x का मान क्या होगा। ठीक, अब हमको ये तो नहीं पता कि मोड के अंदर ये जो संख्या है ये नेगेटिव धनात्मक है कि ऋणात्मक है, हमको तो नहीं पता, यहाँ से तो नहीं कह सकते, x का कुछ भी मान हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो दो कंडीशन आता है, अगर धनात्मक रहेगा अंदर वाला तो धनात्मक के साथ ऐसे निकल जाएगा x - 5 बराबर 7, और अगर ऋणात्मक रहेगा तो माइनस के साथ निकलेगा x - 5 बराबर 7। ठीक, यहाँ से तो पता नहीं है ना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मान के चलेंगे तो इतना निकलेगा, और नेगेटिव मानेंगे तो माइनस के साथ निकलेगा। ठीक, नेगेटिव में माइनस के साथ निकलता था, अगर अंदर वाला चीज़ नेगेटिव रहता तो माइनस के साथ लिखा जाता था अंदर वाला चीज़, तो अंदर वाला चीज़ अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ अंदर वाला चीज़ लिखा गया। ठीक, तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 12, और यहाँ से -x + 5 बराबर 7 इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा, -2। क्यों, x उधर ले जाएंगे और 7 को इधर लाएंगे तो 7 माइनस में आ जाएगा और x उधर प्लस में, तो x बराबर -7 में से 5 घटेगा, 5 जुटेगा तो -2। ठीक, तो यहाँ से x का कौन कौन सा मान आ गया, 12 और -2, तो ये दोनों x का मान यहाँ है। ठीक, तो मॉडुलस आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे अप्रोच कीजिएगा, मॉडुलस का प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, और इसका यही खासियत, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। ठीक, तो इस पे भूलिएगा नहीं इसको। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल। ठीक, तो गुणनखंड क्या होता है, एक्चुअली जब दो संख्या को आपस में गुणा किया जाता है, दो या अधिक संख्या भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं दो संख्या ही, जब दो या अधिक संख्या को आपस में गुणा किया जाता है ना, तो जो संख्या प्राप्त होगा उसको गुणनफल बोलेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा उसको गुणनफल बोलेंगे। और जिन संख्याओं को गुणा किया गया है, जिन दो या अधिक संख्याओं को गुणा किया गया है, वो उन्हें गुणनखंड कहते हैं, उनको गुणनखंड। जैसे 3 × 5 है, 3 × 5, तो यहाँ जो मिला है ना 3 × 5 15, ये गुणनफल हो गया। ये क्या हो गया, गुणनफल। और 3 और 5 क्या है, 3 और 5 इस 15 का गुणनखंड है। क्या है, 3 और 5 15 का गुणनखंड है। ठीक, और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो 15 है जो 3 या 5 का गुणज है। 15 है जो 3 और 5 का गुणज है, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें भी 15 कटेगा, इससे भी 15 कटेगा, 5 से भी 15 कटेगा, तो 15 क्या है, 3 या 5 का गुणज है। ठीक, वैसे ही 3 और 5 क्या है, 15 का गुणनखंड है। ये दोनों क्या है, गुणनखंड। ठीक, तो ऐसे देख, यहाँ देखिए, वैसे 2 × 5 × 7 बराबर कितना, 5 × 10 7 70। ठीक, तो यहाँ 2 5 7 क्या है, ये 70 का गुणनखंड है। ये क्या है, ये गुणनखंड। और ये 70 क्या है, ये 2 5 7 का गुणनफल है। ठीक, 70 गुणनफल है। और ये जो 70 है, जो 2 का भी गुणज है, 5 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। ठीक, तो गुणनखंड और गुणज में अगर में समझने में कोई दिक्कत हो तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ आता है, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब आगे आता है हम लोग का, इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अब आएगा अभाज्य गुणनखंड या भाजकों की संख्या निकालना, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आगे लिखिए अभाज्य गुणनखंड, वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, जैसे पूछेगा 70 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा,
या इसमें पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जनरली यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। जब 70 में अभाज्य गुणनखंड मतलब वैसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से और स्वयं से कटती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 70 का गुणनखंड भी वैसी संख्या होना चाहिए जो एक से और स्वयं से कटे। ठीक, तो 70 को गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एलसीएम ही लिखते हैं जनरली, 2 से लगेगा पहले तो 35, फिर कैसे लगेगा 5 से तो 7। ठीक, तो इसको 70 को हम लोग लिख सकते थे 2 गुने 5 गुने 7। ठीक, तो कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ, 2 कितना है 1, 5 का भी पावर 1, 7 का पावर है, तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया 3। अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिखे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक, तो अब कोई भी नंबर दे दे तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखिए, वैसे ही अगर 72 रहता, 72 इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना रहता तो कैसे निकालते, इसका अगर एलसीएम लेते 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 72 को क्या लिख सकते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, मतलब 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2, तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल कितना अभाज्य गुणनखंड, तो 5 अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आया था एक बार 30 का पावर 11 गुना 22 का पावर 5 गुना 34 का पावर 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 पावर 11। ठीक, वैसे ही 22 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 11 पावर 5 गुना 3, तो 3 अभाज्य गुणनखंड पहले से है। अब देखो सब अभाज्य संख्या आ गया, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी, 5 भी, 2 भी, 11 भी, 3 भी। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 11 गुना 3 का पावर 11 गुना 5 का पावर 11 गुना 2 का पावर 5 गुना 11 का पावर 5 गुना 3 का पावर 41। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का पावर 11, 2 का पावर 5, 11 5 16, 2 का पावर 16 गुना 3 का पावर 11 और 3 का पावर 41, कितना हो जाएगा 3 का पावर 52 गुना 5 का पावर कितना हो गया 11 गुना 11 का पावर 5। कितना अभाज्य गुणनखंड आया है, यहाँ 16 अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ 52 है, 11 है, यहाँ 5 है। अब टोटल जोड़ दो, अभाज्य गुणनखंड की संख्या के लिए क्या हो जाएगा फिर, अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना रहेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, कितना आया था 16 प्लस 52 प्लस 11 प्लस 5, जोड़ दीजिए 11 5 16 16 32, 32 में 52 जोड़ेंगे तो 84, कितना आ गया हमारा 84। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड देंगे तो अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे, पहले जो भी नंबर आएगा, जैसे 30 था तो 30 को अभाज्य संख्या में कैसे लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में 2 गुने 3 गुने 5। अभाज्य संख्या क्या होती है हम पिछले वीडियो में बताएं, तो उसका पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, तो आप इसको जो भी संख्या दी उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए और जो भी पावर आ जाए उस सब पावर को जोड़ दीजिए, तो वही हो जाएगा क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसके बाद आता है गुणजों की संख्या, गुणक की संख्या, कितना गुणक होगा। ठीक, तो उस पर क्वेश्चन भी आए हैं हाल ही में, इस पर भी क्वेश्चन आते रहता है, उस पर भी क्वेश्चन आया तो वो करवा देंगे। ठीक, तो अगर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए, क्वेश्चन को बनाते हुए, ताकि अच्छे से समझ जाए, फिर दोबारा ये सब पढ़ने का जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करने का जरूरत पड़े। ठीक,
तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम भी और दुगने मनोबल से आपका हेल्प कर सकें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।